हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा और आज आप हमारा लाइव देख रहे हैं। ये खुसूसी लाइव जो है ये 14 अगस्त के हवाले से आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान अभी जुड़ेंगे। डिस्कस बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं इसके ऊपर बात की जाए कि ये यकी किसने की, पाकिस्तान किसने बनाया, क्यों बनाया, इससे क्या मकासद हासिल करने की कोशिश की गई और आज जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, जिस खिते को, उस खिते में क्या सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। मैंने कल जो वीलॉग बनाया था, आज सुबह अपलोड किया था, लैंड ऑफ टीयर्स एंड ब्लड, और उसमें मैंने पाकिस्तान को उनके सो कॉल्ड यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद नहीं दी, ताज़ियत की है, कॉन्डोलेंस किया है, क्योंकि पाकिस्तान उन आरजुओं, उमंगों, तमन्नाओं का कब्रिस्तान बनाया गया जो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हमारे पुरखों ने देखे थे। उनका ये कब्रिस्तान है, ये पाकिस्तान, ख्वाहिशों का, आरजुओं का, तमन्नाओं का, इंसानियत का ये कब्रिस्तान है। पाकिस्तान एक मुर्दा खाना है। पाकिस्तान एक मुल्क मेरे नजदीक नहीं है, एक मुर्दा खाना है पाकिस्तान, जहां हंसते बसते लोग आए या इसमें शामिल हुए और उसके बाद मरना शुरू हो गए। आज इस वक्त जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कब्जों के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। रावलाकोट में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, जहां बाकायदा ये नारे लगे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आज़ादी के नारे लगे, हम क्या मांगे, आज़ादी। इसी तरह से बलूचिस्तान में जो है वो 14 अगस्त की जैसे ही सहर तलू हुई, बेशुमार जगहों के ऊपर बलोच सरमचारों ने पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर हमले किए हैं, कैंप्स पर हमले किए हैं, मोबाइल टावर्स पे जो सर्वेलेंस के लिए और कम्युनिकेशन टावर्स हैं उनके ऊपर हमले किए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो अब लोगों ने असला उठाने की बात शुरू कर दी है। लाखों की तादाद में, ना सही हजारों की तादाद में लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। और एक और खबर भी हमारे पास आ रही है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है बाजोड़ में और जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान में, इस ऑपरेशन में गैर मुल्की फौज भी शामिल है कोई। इन सब पर बात करेंगे और लाइव आज आपको बताएंगे। वहां से रिपोर्ट जो होगी, शुमाइला पख्तून जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगी और लाइव आपको बताएंगी कि क्या सूरत हाल है। और कल भी हम लाइव करेंगे 15 अगस्त इंडिया की जो आज़ादी के दिन, और उसमें हम इसी हवाले से दूसरे मौजूओं पे बात करेंगे। क्या थी जंग आज़ादी, क्यों इतनी ज़रूरी थी जंग आज़ादी। जंग आज़ादी से पहले यानी कि अंग्रेज़ों के दौर में जो समाज था वो किस किस्म का समाज था, अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदुस्तान किस किस्म का समाज था, और हिंदुस्तान आज किस किस्म का समाज। इन सारी बातों पे बात करेंगे, वरना ये 14 अगस्त और 15 अगस्त का दिन मनाने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तमहीद के साथ हम अपने मेहमानों को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें आप जानते ही हैं इंतहाई अहम और महत्वपूर्ण जो एनालिस्ट हैं, अपना न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं वो OCN नेटवर्क के नाम से, जनाब सिवा अपना चौधरी साहब, ओमकार चौधरी साहब, नमस्ते जी, जय हिंद, वेलकम आपको। हमारे साथ प्रदीप कुमार जर्मनी से जुड़ रहे हैं और इसके अलावा हमारे साथ एंडी खान साहब भी जुड़ेंगे, शुमाइला खान भी जुड़ेंगी, समर तूर साहब भी जुड़ेंगे, सिंध से हमारे साथ कामरान जतोई साहब जुड़ेंगे। इस तरह से, और खैबर पख्तूनख्वा से शुमाइला पश्तून हमारे साथ जुड़ेंगी, वो किसी भी वक्त जुड़ सकती हैं। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अपना डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। चौधरी साहब, मुझे पता है आपका अपना शो भी होना है और आपने जल्दी हो सकता है जाना हो, तो मैं आपसे ही बात शुरू करता हूँ
ये पाकिस्तान किसने बनाया, क्यों बनाया, ये क्या बनाया है, कैसे देखते हैं आप इसको? मिर्जा साहब, आपका भी धन्यवाद, और प्रदीप जी, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, थैंक यू। देखिए, ये तो अब ऐतिहासिक तथ्य हैं, घटनाएं हैं, एक ऐसा इतिहास है जिसको मैं एक बदनुमा दाग कहूँगा, और इसके बारे में सभी को जानकारी भी है। तूर साहब को भी नमस्कार, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद जी। देखिए, ये वैसे तो जिन लोगों ने विभाजन की नींव रखी थी, जिनके दिमाग में ये फितूर पैदा हुआ था कि हमें अलग देश चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो सब तो हिंदुस्तान में ही रह गए बाद में। ये तो दूसरे लोग वहां जो है वो सत्ता पर काबिज हो गए, या हमारे मेरठ के नजदीक जो मुजफ्फरनगर जिला है, वहां के लियाकत अली जो है वो पहले प्रधानमंत्री जा बन करके बैठ गए। और जिन्ना साहब जो है, जिनके दिमाग में ये था कि मुझे जो है वो सत्ता चाहिए, मेरा नाम जो है वो इतिहास की किताबों में लिखा जाए, और उनमें 70 किस्म के ऐब हुआ करते थे। ना वो 5 वक्त के नमाजी थे, ना वो उस तरीके से सच्चे मुसलमान थे। उनको नए देश के राष्ट्रपति के रूप में, बल्कि राष्ट्रपिता के रूप में वहां पर स्वीकार किया गया। बहरहाल, हम उनकी उन बुराइयों पर ना भी जाएं तो भी पाकिस्तान जो दो, मैं कहूंगा कि खोपड़ियां थी सत्ता की भूखी, इधर नेहरू जी और उधर जिन्ना, ये उनकी सत्ता की भूख का नतीजा थी। वैसे तो डेफिनेशन बहुत दी जा सकती हैं और बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, और गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या क्या घटनाएं लंदन में हुई थी, किस तरीके से साजिशन जिन्ना को वहां रोका गया कुछ दिन के लिए, और उनके दिमाग में जो है विभाजन का एक जहर रोपा गया। और मूलतः तो मिर्जा साहब, आपको भी पता है कि अंग्रेज ये चाहते थे कि जो फ्रंटियर एरिया है वहां पर उनको पैर रखने की जगह मिल जाए, और वहां से वो रसिया को और दूसरी जो उनकी एनिमी समझी जाती थी उन पर कंट्रोल कर सकें, उन पर नजर रख सकें, जिसके लिए हमारी लीडरशिप तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि विभाजन का मतलब, आजादी का मतलब पूरी तरह आजादी, हमें आपके यहाँ फुट स्टेप नहीं चाहिए। तो उनको लगा कि जब ये लीडरशिप तैयार नहीं है तो इनके बीच की ही किसी लीडरशिप को तैयार किया जाए। जिन्ना को उन्होंने भरा वहां रोक करके, और उसके बाद फिर सारा हम जानते हैं कि किस तरीके से विभाजन की नींव रखी गई, किस किस तरह की धमकियां दी गई, किस तरह के कत्लो गारत की बात की गई, और सब कत्लो गारत तो हुआ, वो बंगाल में भी हुआ, वो पंजाब में भी हुआ। और इस तरीके से अब जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं वो तो 10 लाख से भी ज्यादा हैं जिनका कत्लेआम हुआ था, दोनों ही तरफ हुआ था। और पलायन करने वालों की फिगर भी मेरे विचार से दुनिया के इतिहास में किसी देश के विभाजन में करीब 2 करोड़ लोगों का पलायन तो कहीं नहीं हुआ होगा। यहाँ 2 करोड़ के आसपास अपनी जड़ों से अपने कहना चाहिए कि मूल से कटे थे लोग, और एक अज्ञात स्थान के लिए रवाना हुए थे अपने परिवारों के साथ, और बीच रास्ते में उनके कितने परिजन मारे गए, कितनी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, किस तरीके से उनके किडनैप किए गए, उनके धर्म परिवर्तन हुए, कितने धर्म स्थल तोड़े गए, ये इसकी तो कोई तादाद ही नहीं है। और जो रह भी गए थे वो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान में या पूर्वी पाकिस्तान में, फिर उनके साथ क्या हुआ है ये भी एक काला अध्याय है, एक काला इतिहास है।
उनके धर्म स्थलों के लिए उनकी पूजा पद्धति से उनको रोका गया, जबरन उनकी बेटियों के अपहरण करके उनका धर्मांतरण कराया गया। तमाम तरह की जो समस्याएं हो सकती थी किसी विभाजन की, विभीषिका की, त्रासदी की, वो सारी देखी है, भारत ने भी देखी है, और जो अलग मुल्क बना था पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोगों ने झेला है उसको। तो क्या कहें मिर्जा साहब, अब ये सत्ता की भूख थी जिन्ना साहब की और नेहरू की, और उसमें गांधी भी शामिल थे और उसमें कुछ दूसरी ताकतें भी शामिल थी, और अंग्रेज तो शामिल थे ही। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि ये हमेशा के लिए एक ऐसा दंश छोड़ दिया जाए जो इनको सदियों तक सालता रहे, कष्ट पहुंचाता रहे। वो कश्मीर के रूप में हो, चाहे सीमा पार के इस आतंकवाद के रूप में हो, या वहाँ की मिलिट्री के दिमाग में जो एक नफरत का भाव डे वन से बैठा हुआ है, जो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ की पाठ्य पुस्तकें देख लीजिए, वहाँ के बच्चों को जिस तरीके से शुरू से ही जिस तरह की शिक्षा दी जाती है और भारत को एक एनिमी कंट्री के रूप में ही बताया जाता है, और ये सारी चीजें हैं साहब, ये हम झेल रहे हैं और आप झेल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कहा कि झेल रहे हैं और मुसलसल झेल रहे हैं इन चीज़ों को। मैं ज़रा ये इसको एग्ज़िट सोलो कर लूँ। बिल्कुल ठीक आपने बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं, हम झेल रहे हैं इसको। तो मैं अब यही सवाल लेके जाऊँगा डॉक्टर प्रदीप पावर साहब के पास कि जनाब, ये पाकिस्तान पंजाबी में पूछूं तो ऐसे कहूंगा कि एक किदी यकी सी कि यकी किने की थी ये पाकिस्तान बनाओ। विजय साहब, पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मैं कुछ दिन बहुत ज्यादा बिजी रहा, और जी ये इंडियन पाकिस्तान का ये चक्कर और ट्रम्प की ये जो आज चल रही है, इसमें यहाँ पर काफी रेडियो स्टेशंस वगैरह जो थे उन्होंने मुझे ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो मैं आपके चैनल पे नहीं आ सका, और मैंने बहुत सारे फीडबैक आपके रिटर्न दिए हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये तो ओमकार जी ने तो इसको डिस्क्रिप्शन में बता ही दिया है कि ये क्या किसकी चिट्ठी थी। इसमें यूएस भी शामिल था, इसमें इंग्लैंड भी शामिल था, और ये शरारती जो लोग थे ये भी शामिल थे। अब ये क्वेश्चन जो है जो मैं आपसे जो आप मुझे पूछ रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि हमने अपने पड़ोस में इनका जो क्रिएशन हुआ है, वो हमने एक एक जहरीला सांप पाल लिया है। एक जाहिल कंट्री जो है वो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है, और एक बहुत पुरानी एक कहावत है कि एक इंटेलिजेंट दुश्मन जो है ना, वो एक बेवकूफ दोस्त से ज्यादा अच्छा होता है। तो ये जो हमारा, जिसको हम दोस्त कहते हैं, जिनकी हम शायरी सुनते हैं, उनके एक्टरों को बुलाते हैं, उनको स्टेज शो में शामिल करते हैं, इसको हम दोस्त समझते रहे, ये एक बहुत ही जहरीला सांप है, और ये हिंदुस्तान को जब भी इसका दिल करता है ये उसको काट लेता है और न्यूक्लियर वेपन लेके इसका। और दूसरा, मैं आपको एक एक छोटा सा बताऊं कि मैं तो एक साइंटिफिक स्टूडेंट था, लेकिन 10th क्लास तक जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है, ओमकार चौधरी साहब ने बड़ी डिटेल में उसकी बातें की हैं। मुझे यूरोप में आने के बाद, यानी 78 में जब मैं एज ए यंग इंजीनियर यहाँ पर आया हूँ, तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैं वही इंडिया की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ता था और उसी पे यकीन करता था, वही टाइम्स इंडिया पढ़ता था, वही बाद में इंडिया टुडे जब यहाँ आना स्टार्ट किया है तो उसकी नॉलेज थी, और थोड़ी बहुत बुक्स। लेकिन इन 12 साल के अंदर, लास्ट 12 साल में मुझे इंटरेस्ट हुआ कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको बड़ी हैरानी होगी कि जर्मनी में नहीं, यहाँ पर यूरोप में 108 कॉलेजेस हैं जहाँ इंडोलॉजी पढ़ाई जाती है। इंडिया का कल्चर, संस्कृत, बिजनेस ओरिएंटेशन, लैंग्वेजेस, उन सब। तो उन लोगों के मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो मैं उनकी लाइब्रेरीज में गया हूँ, तो 88 पीएचडीज लिखी गई हैं इंडिया के बारे में।
इंडिया की संस्कृत के बारे में। और 1800 स्टूडेंट यहाँ पर 108 कॉलेज में पढ़ते हैं और ये 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट है। जब मैंने इंटरेस्ट लेना किया तो इन्होंने मुझे भी बुलाना स्टार्ट कर दिया, जबकि मेरी हिस्टोरिकल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं थी। धीरे-धीरे ओमकारा जैसे लोगों जनाब से सुन के हमने भी अपनी नॉलेज बढ़ा ली है, तो उनको मैंने यहाँ वेरीफाई भी किया। तो ये जो आपने अभी एक पंजाबी में जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है, उसका मैं जवाब इतना ही दूँगा कि ये क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड के लिए एक 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 ज़हर है। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये गन डालते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर इन्होंने गन डाला हुआ है। ये क्रिएशन जो है, ये टू नेशन थ्योरी पे बनने के बाद और जैसे ओमकार जी ने बोला यहाँ पर उनको छोड़ के चले गए हैं। वो हमें रोज़ ही इंडिया को तंग करते हैं। मैं तो यहाँ रहता हूँ, यहाँ हमें तंग कर रहे हैं। ओमकारा जी, ये आप तो इंडिया में रह के कह सकते हैं कि ये वहाँ भूल गए। यहाँ ये आप आए हैं, इनको किसी ने बुलाया नहीं है। और यहाँ पर ये गंद डाल रहे हैं, इनकी लड़कियों को छेड़ते हैं, जालियाँ शादियाँ करते हैं। तो ये कहाँ से आया है? ये जो बीज बोया हुआ है, ये बीज जो है, ये एक ये पॉइज़न्ड बीज जो है, ये पूरी दुनिया में फैल गया। मिर्ज़ा साहब तो इंग्लैंड में रहते हैं, कल नॉटिंघम में कितनी मार पड़ी पाकिस्तानियों को, पीट-पीट के उनके लाल कर दिए पिछवाड़े, है ना? तो ये जो बीज हमने पड़ोस में बीजा हुआ है, इसकी हवा इंडिया में आती रहती है। और हमारे बहुत सारे बॉलीवुड के शिकार हैं, शायरी के जो लोग हैं, वो बड़ी तारीफ़ें करते हैं। थोड़ा उर्दू बोलने वाला जो है, वो अपने आप को समझता है कि बहुत एजुकेटेड है। संस्कृत पढ़ने वाले को बेवकूफ़ माना जाता है। तो मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी बात का जवाब 2 लाइन में देंगा, उसके बाद मैं मेजर साहब को भी अपनी नमस्ते बोलूँगा। ये ह जो कल्चर हमने अपने पास पाल रखा है, इसको हमने बहुत देर टॉलरेट किया है। और अनकंडीशनल्स हमने इनकी बातें मानी हैं। 47 में जब इंडिया जीत रहा था, ये सब बातें हमें यहाँ पर आके इसलिए पता लगी हैं कि यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड लोग अपनी पीएचडी करते हैं। उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस यूरोप के भी होते हैं, इंडिया के भी होते हैं, तो उनसे पढ़ के हमें नॉलेज ज़्यादा मुझे मिली है। तो जब भी इंडिया ने प्रोसेस किया है कि अभी हमने पाकिस्तान की कमर तोड़नी है, तो हमारे पॉलिटिशियन पीछे हट के बैठ गए। 71 की वॉर का खुद लोग बोलते हैं कि ये 93 सोल्जर क्यों दे दिए, कश्मीर का डिस्प्यूट क्यों नहीं निकाला और वो एरियाज क्यों वापस कर दिए। इसके ऊपर बात करते हैं। मेरी नज़र में हमारे जो ये पड़ोसी मुल्क है, जो 14 अगस्त 1947 में इंडिया से जुदा होकर अपनी यौम आज़ादी मनाता है, वो एक इट्स अ सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। और वो यौम आज़ादी उनको आज तक नहीं मिली है। 20-20 साल, 10-10 साल डिक्टेटरशिप उनके पास रहती है और कॉन्स्टिट्यूशन आज बनता है, कल निकल जाता है, 26-26 अमेंडमेंट हो जाती हैं, उसको मानता कोई नहीं है, जुडिशरी कोई चक्कर। तो हम लोगों ने अपने पड़ोस में ऐसा बबूल का पेड़ काट डाल दिया है, जो रोज़ कांटे देता है और छाया हमें उससे मिलती नहीं है। जी। बिल्कुल जी, हमारे साथ शुमाइला पख्तून भी जुड़ गई हैं और एंडी खान साहब भी हमारे साथ ही हैं। मैं चलता हूँ मेजर समरतूर साहब की तरफ। मेजर साहब, नमस्कार। सर, सत श्री अकाल, जय हिंद टू एवरीबॉडी। एंड तो मेरे साथ इसको क्या देखिए कोई सर, दसो एक दीजिए मैं सर सर सवाल ये है कि आई थिंक 71 was the last where we had a face-to-face spat with Pakistan in a proper way. East and West Pakistan were segregated, but there were flaws within Pakistan, within the military establishment. पाकिस्तान अवाम से कभी गलती नहीं हुई। जो इनके लीडर हैं उन्होंने धोखा दिया है पाकिस्तान की अवाम को। तो दैट आई वेरी स्ट्रांगली शुड स्टैंड बाय, क्योंकि देखिए सर, आज की तारीख में अगर मैं पाकिस्तान को कुछ उल्टा सीधा बोलूं भी तो मतलब आई नो फ्रॉम विद इन कि पाकिस्तान की अवाम के हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो मैं पाकिस्तान की अवाम और उनके लोगों को क्या बोलूं? मुद्दा यह है कि द ट्रस्ट दैट द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान पुट इन देयर लीडर्स बैकफायर्ड जब
जियाउल हक, जनरल जियाउल हक के साथ व्हेन ही केम टू पावर, जब भुट्टो की हैंगिंग कराई इन्होंने, वंस भुट्टो वाज हैंग्ड, दैट इज वेयर आई थिंक पब्लिक का भरोसा जो फौज पे होना चाहिए वो कुछ टाइम तक रहा, फिर वो हट गया, फिर डर से ज्यादा काम चलाया गया पाकिस्तान में, एंड देन द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हावी हो गई पाकिस्तान पब्लिक के ऊपर, एंड देन द मिलिट्री डिसाइडेड कि फिर आई थिंक, करेक्ट मी अमजद जी, जनरल जियाउल हक डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेस, Accidental. Well, the causes were actually natural, because if you take panga with America, then you will die naturally. So, in a sarcastic way, it was a natural death, but he died in an air crash. ओके, तो मैं वही कह रहा हूं सर, दैट अमेरिकन डीप स्टेट वाज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड विद पाकिस्तान. Of course. American deep state till date is still involved in Pakistan. We have learnt after Op Sindoor that their presence is very much there in Noor Khan Air Base, the facility at Kirana Hills. Their presence is there. मतलब इनकी नोज पोकिंग बंद नहीं हुई है पाकिस्तान को लेके भी. इन्होंने तालिबान पे दबदबा बनाई रखा, एंड आई थिंक व्हेन आई कनेक्ट द डॉट्स, मुझे कई बार लगता है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी लोग हैं जो पाकिस्तान को महफूज रखना चाहते थे, उन्होंने डबल गेम खेली कि अमेरिकियों को सबक तो सिखाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ओवर इंटेलिजेंस, ओवर इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड मैनिपुलेशंस. इतना गदर कर दिया था कि आई थिंक अब व्हेन आई कनेक्ट द डॉट्स, मुझे कई बार लॉजिकली करेक्ट लगता है कि पाकिस्तान ने क्यों डबल साइड्स खेली, व्हाई ओसामा बिन लादेन वाज केप्ट सिक्योरली इन पाकिस्तान, एंड किस तरीके से अमेरिका स्टार्टेड द मोमेंटम ऑफ ड्रोन किलिंग्स इन वेडिंग्स. मतलब ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन होगी ना. इंडिया में भी अगर कहीं पे ब्याह शादी है और कोई ड्रोन से ब्याह शादियों को टारगेट करे just to kill 2 to 3 important people is stupidity, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए, एंड देन अगेन पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज इन अ फिक्स, एंड फिर रिश्ते खराब हो गए, जाहिर सी बात है. एंड फिर सर आज की तारीख में अब ये नौबत आ गई है कि आईएसआई एंड द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आर द की प्लेयर्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पाकिस्तान social structure, in Pakistan's economy, and also manipulation in Bangladesh. आज की तारीख में जो शेख हसीना जी को ओवरथ्रो किया गया, जमाते इस्लामी आईएसआई से पैसे लेते आई है, आईएसआई ने पाल के रखा था जमाते इस्लामी को. अभी भी वहां पे और फौज जो है वो मौजूद है. ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा, जिसको मैं पाकिस्तानी मकबूजा अफगानिस्तान कहता हूं, वहां से हमारे साथ शुमाइला पश्तीन जी जुड़ी हैं. आपका बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है. उसके बाद हम चलते हैं एडी खान साहब की तरफ. कैसी हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है. आप सबको एहतरामात, खैर अगले वेलकम, और बहुत शुक्रिया लाला आपने मुझे बुलाया. 14 अगस्त की बात हो रही है, तो हम पश्तून तो इसको कहते हैं कि द वाइट मास्टर्स वाज चेंज इनटू ब्लैक मास्टर्स. ये हमारे लिए तो ये है. दूसरी बात ये है कि 77 ईयर्स में जो पश्तून और जो सारे पाकिस्तानी जितने भी डिप्राइव्ड नेशन है, उनकी ब्रेन वॉशिंग पे काम किया है ISPR ने. तो ब्रेन वॉशिंग ऐसे कि उनकी तारीख, उनके असल हीरोज एंड उनकी जो जोग्राफिया है वो सब उनको हटा के बस पाकिस्तान और इस्लाम का चूरन इनके जहन में इन करके इनसे अपनी असलियत शनाख्त छुपा दी है. और यही मसला जो है, आपको पता है कि once you can make a fool a person or a nation for one's time, not for the whole life. तो अभी लोगों को ये काफी शऊर आ गया है, और अभी भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन उनको भी हम शऊर दे रहे हैं.
ये जो इन्होंने किया है, चले फिर एक मुल्क बन गया। इनको मेजर साहब को और सर को पता है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, बात की है, तो आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है ये तो अंग्रेजों ने बनाए थे हिंदुस्तान की तकसीम के लिए। तो ये सारी कहानियां और ये इस्टेब्लिशमेंट, अंग्रेज इस्टेब्लिशमेंट के पैरोल पे कौन कौन लोग थे जिनको उन्होंने इंग्लैंड भेजा तालीम के लिए, और कुछ लोगों को यहाँ पे पैरोल पे रखा नॉन वायलेंस का फलसफा देके। क्योंकि मैं ये बात इसलिए हर जगह करूंगी कि पश्तून की जो तारीख है वो मुजाहिमत की है, नॉन वायलेंस की नहीं है। क्योंकि हम पे बहुत हमले हुए हिंदुस्तान की तरह, अफगानिस्तान की सरजमीन पे तातारी आए, तुर्क आए, अरब आए, मुगल आए, सब आए, तो हमने मुजाहिमत की है। हमने कभी ये नहीं कहा कि नॉन वायलेंस से और पुरअमन तरीके से, क्योंकि जब आपके घर में कोई घुसता है तो आप उसको टेबल टॉक्स नहीं कर सकते, वो ही डोंट डिजर्व। वो अगर इतना ही महजब होता तो आपके घर में ही क्यों आता। दूसरी बात ये कि चलो हमने जितने भी लोग हमारे साथ रहे, हमारे घरों में आए, उन्होंने हमारे कत्लेआम किया, जो भी किया, लेकिन जो पाकिस्तान के बाद 1948 बाबड़ा से जो कत्लेआम शुरू हुआ, उसके बाद आज तक, मेरी आवाज आ रही है? उसके बिल्कुल बाद आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। उसके बाद आज तक पश्तून वो कंटिन्यूएशन था। पश्तून कत्लेआम पे अब जो है वो हद हो गई है। आप यानी कि पिछले 3 महीनों में जितने धमाके और जितना 24 साल से प्रॉक्सी डॉलरी जंग इन्होंने हम पे मुसल्लत की है, उसमें बच्चे, जवान, बूढ़े, खवातीन मरते तो रहे थे, लेकिन इन्होंने अभी स्पेशली उनके साथ साथ बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पिछले दिनों आपको पता होगा कि एक छोटी बच्ची के सर में गोली मार दी गई जबकि वो बाहर खेल रही थी, 6 साल की बच्ची थी वो, और उसकी लाश को बड़ी बेहुरमती से गाड़ी के बुलेट पे रख के घुमा रहे थे बनू में। तो बात यह है कि ये जो मुल्क है, हम इस चीज पे क्लियर है मेजोरिटी पश्तून कि ये एक आप कहते हैं कि अमेरिका को सबक सिखाया, अमेरिका को इन्होंने सबक नहीं सिखाया। ये तालिबान और ये पंजाबी जो फौज है, ये अमेरिका के ही बच्चे हैं, उनके किराए के नौकर हैं। ये मुल्क बनाया उन्होंने। जब ओलेफ्टेरो और चर्चिल अपनी किताबों में लिखते हैं कि हम हिंदुस्तान से अपने शराइत पे यहाँ से गए थे, हमें एक मोर्चा चाहिए था इस खत्ते में जहां से हम रूस अमेरिका के साथ मुकाबला कर सके और अफगानिस्तान को मार सके, क्योंकि अफगानिस्तान ने इसको एंग्लो वार में बहुत ज्यादा, जब ये इनका बड़ा सूरज चमक रहा था हर जगह पे, तो उन्होंने इनकी बैंड बजाई थी। तो अभी इन्होंने कहा कि ये तो मुदाहमती लोग हैं और ये तो थ्रू मतलब लोग हैं, इनको इतना कमजोर करो नॉन वायलेंस के फलसफे से, और पंजाबी फौज इनको इतना मारे कि ये गुलामी पे सर रखे और इनसे जो भी कहें, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। आप यकीन जाने हमारे बच्चे और जवान, बूढ़े छोड़े, हमारी खवातीन भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। जैसे कि ये दहशतगर्द पहले इन्होंने अमेरिका के लिए बनाए, मुजाहिदीन बनाए, फिर तालिबान हुए, अब दहशतगर्द हुए, फिर गुड और बैड के तालिबान जो तनख्वाह पे इनसे बिगड़ गए वो बैड हो गए, जो इनके लिए पश्तूनों को मारते वो गुड हो गए। तो हम इस बात पे क्लियर है कि ये तालिबान इनके अपने ही बनाए हुए लोग हैं। जैसे ही ये अमेरिका जाता है और ये पॉलिसी और प्रोजेक्ट लेकर आता है, तो आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे फौरन जो है आसिम मुनीर साहब के आने से दहशतगर्दी फैल जाती है स्वात तक, हमारे कबाइल 7 अजला में और सवाबी में और हर जगह पे मादनियात, गोल्ड माइनिंग्स, और ये शुरू हो जाती है। और इसके साथ दहशतगर्द भी आते हैं। और फिर वो पश्तून पुलिस की इन्होंने जो नस्ल कुशी की है, आप सोच नहीं सकते। यानी कि 24 साल से रोजाना हर अजला में पुलिस भी मारे जा रहे हैं, टारगेट किलिंग भी हो रही है, लैंड माइन्स भी हो रही है, धमाके भी हो रहे हैं, धमकियां भी दी जा रही है। हमारे लीडर्स को, यानी कि अली वजीर को, कुकी खेल को और समद लाला को जेल में डाला हुआ है। उन्होंने क्या किया है? मतलब लड़कों को इन्होंने, हनीफ पश्तून को और गिलमन को, जिनको इन्होंने कोल्ड ब्लडेड तरीके से कत्ल कर दिया है, वो ऐसा शायर था कि शायर तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन वो ऐसा मुबारिजा करता था कि वो बहुत लाइवली लोगों के माइंड चेंज करता था। उसको पहले धमकियां मिली, जॉब से निकाला बैरून मुल्क और जेलों में डाला, और फिर उनको जो वो गालियां देते थे, उन्होंने किताब लिखी। इसमें मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके, अंग्रेजी में आप लोगों को चाहिए होगा तो आप इसमें मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं उन किताबों को ट्रांसलेट करूंगी अंग्रेजी में, और आप उसको पढ़ें कि इन्होंने उनके साथ किया क्या है और कहा क्या है उस दौरान वो बातें। क्योंकि मैं गिलमन और मेरे अपने सारे लोग मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं, मैंने उसे कहा कि तुम लिख लो ये सारी चीजें लिख लो, ताकि इस कौम को पता चले कि ये हमारे दुश्मन कौन है। और अब जब तक एक कौम इस कंफ्यूजन में रहती है कि हम इस्लाम या पाकिस्तान के चूरन के अंदर उनको मारा जा रहा था, उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन हमारा दुश्मन है। लेकिन वो बात आज
बहुत ज्यादा क्लियर है कि हमारा दुश्मन कौन है। अगर फर्ज करें आप अमेरिकन की पॉलिसी पे आके हमें मारते हैं या व्हाटएवर, तो अमेरिका इधर डायरेक्ट आके नहीं करता, हमें तो जो नजर आता है हम उसको दुश्मन कहेंगे। दूसरा ये कि तुमने इसी दहशतगर्दी को दुनिया में ये तुम चूरन बेचते हो का पाकिस्तान जो है टेररिज्म का विक्टिम है। भाई पाकिस्तान किधर से है? तुम्हारा पंजाब तो सेफ है, पख्तून लोग हैं, फिर तुम लोगों को हमें मारते भी हो, दहशतगर्द की पॉलिसी भी तुम बनाते हो। 256 टेररिज्म जो तंजीमें हैं उसमें 216 जो है वो पंजाब के हैं, ट्रेनिंग सेंटर उधर हैं, बेचते वहां से हो, लेकिन वहां पे कोई किसी आम आदमी को नहीं मारता, वो टीएलपी हो या जंग लश्करी हो या लश्करी हो या जैश मोहम्मद, लेकिन तुम पश्तून को मारते हो। वो पश्तून जर्नलिस्ट है, इंटेलेक्चुअल है, मजहबी आलम है, लेकिन जो भी पश्तून की बात करता है तुम उसको मारते हो। एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है, आम लोग हैं, और जो बात नहीं भी करते उनको भी तुम मारते हो। जो ख्वाह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन वो पश्तून की बात करे तो उसको तुमने कत्ल कर दी और कर रहे हो। मतलब हम इस बात पे क्लियर हो चुके हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। दूसरा, हम इस बात पे क्लियर है कि ये कॉलोनियल स्टेट है, ये फिरंगी का पहले ब्रिटिश मोर्चा था, उनसे फिर अमेरिका ने ले लिया और ये उनके किराए के कातिल है। ये अपने वहां पे वाघा बॉर्डर पे आपके साथ और करतारपुर पे क्या कहते हैं हेरिटेज बना रहे हैं और बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, लेकिन यहाँ बाजोड़ में आपको 7 साल के बिलोरी पश्तून खूबसूरत बच्चे के ऊपर माटर गोले मार के उसके अंदर का सारा मैदा सब कुछ नजर आता है। क्या हम ये बख्श सकते हैं? क्या हम ये भूल सकते हैं? तो जो ये पश्तून को समझते हैं, जो इन्होंने एक बयानिया इन्होंने हमारे खिलाफ हमारी प्रोफाइलिंग करने के लिए डिफरेंट नैरेटिव्स बनाए, पश्तून बेवकूफ है। तो मैं इनको आज इन मुकाबले में हम बैठे स्पेसिस में हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे पूरी एम्पायर चलाई है हिंदुस्तान तक हुकूमत के। आप मुझे बताएं कि हुकूमत करने और रियासतें चलाने वाले बेवकूफ होते हैं या तुम जैसे हिंदुस्तान के कचरा गुमनाम नस्ल होते हैं? तुम आके ना तुम बंदर हो, तुम्हें अंग्रेजों ने माचिस दिया है, तुमने न सिर्फ पख्तून बलोच सिंध और कश्मीरियों को आग लगाई है, बल्कि खत्ते में अफगानिस्तान और इंडिया के में भी तुम जाके दहशतगर्दी करते हो। बल्कि जहां भी दहशतगर्दी की जरूरत होती है, मजहबी मुनाफरत होती है, वो तुम करते, क्योंकि पश्तून सरजमीन पे हिंदू सिख यहूदी सब थे। और हमारी माएँ कहती है कि हमें ये पता ही नहीं था कि हिंदू ये, बल्कि उनके साथ हमारे अपने लोगों से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रहे और प्यार मोहब्बत और रिश्तेदारों की तरह रहे। तो ये मजहबी मुनाफरत, ये मजहबी इंतहा पसंदी पश्तून में नहीं थी। पश्तून का कल्चर, पश्तून की हिस्ट्री आप देखें वो बहुत सेकुलर थी। इवन के अंग्रेजों ने जो लड़की और लड़के के पसंद करने और फ्रेंडशिप का जो वो है कॉन्सेप्ट है वो हमसे लिया है। हमारे यहाँ लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, लड़का चुपके से लड़की की माँ से मिलने आता था, उससे रिश्ते की बात करता था, जब माँ राजी होती थी तो फिर वो जरगे में वो बात होती थी। तो अब फिर ये हमें ताने देते कि बेटियां बेचते हैं। जब आप एक कौम पे 45 ईयर्स इधर ऊपर और 24 ईयर से बल्कि 77 ईयर से आपने उसको गुलाम बनाया, जिसमें यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, गल्फ ममालिक सारे मिलके ईरान तक उस कौम को बर्बाद कर रहे हैं और उसको मुआशी कत्लेआम कर रहे हैं। एक पख्तून के सरजमीन पे दुनिया का हर वो वसाइल जो जहाँ पे 2-3 है वो यहाँ पे सारे यानी बलोच से भी ज्यादा है। 56% मादनियात पश्तून के हैं और वो ये इस्तेमाल करें। यानी आप इससे अंदाजा लगा ले कि 24 आवर्स में करक से 30,000 बैरल गैलन तेल जो है निकाला जाता है। और एक हमारा तोर घर का एक पत्थर है जो 30 मिलियन पे वो बेचते हैं पर एयर, उससे वो हासिल करते हैं। इसी तरह आप जाते जाए कॉपर, नफराइट, यूरेनियम, दुनिया का नंबर 1 मार्बल, जमरूद, कीमती पत्थर और गैस, बिजली, हमारा पानी मिनरल वाटर है वो इन्होंने लिए और वहां से मेरे डिस्ट्रिक्ट सवाबी से एक कनाल निकाली है और उसमें हमारे गांव डूबे हैं, उसके रॉयल्टी नहीं दी और उसको कहते हैं आप हाथ न लगे। अब इन्होंने सवाबी में पहुंच के गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं और बहुत से गांव जो है ठेके पे दिए उनसे इजाजत के बगैर, और गोल्ड माइनिंग में लोगों के घर और खेत आते हैं। अब आप लोग ये पश्तून किसी कर्नल को आगे करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी हो ना हो ये होगा। अब जरगे बेटे तो हमने नहीं कहे कि जो भी पार्लियामान में बैठता है पॉलिटिकल वो हमारा बंदा नहीं है, चाहे वो पश्तून हो, और वो जो पैसे लेते हैं वो भी नहीं। उनको साइड लाइन पे लगाओ और इनको यहाँ कहो कि तुम्हारे आने यहाँ जुर्रत कैसे हुई, इस बात पे हम और राजी नहीं होंगे। इसी
दहशतगर्दी का बैंड जो ये बजा रहे हैं और हम दर्दी ले रहे हैं, पश्तूनों को मार रहे हैं, इसी दौरान ये दियार के लकड़ी के ट्रक हमने तस्वीरें जारी की हैं, लेके जा रहे हैं, कापर भी लेके जा रहे हैं, इंडस हाईवे से तेल भी लेके जा रहे हैं। भाई ये तालिबान उन पे अटैक क्यों नहीं करते अगर ये आपके खिलाफ है? ये पश्तून पुलिस को मारते हैं, पश्तून आम लोगों को मारते हैं, FC को मारते हैं, और तुम्हारी फौज ऊपर से शेलिंग कर रही है, मार्टर गोले फेंक रहे हैं और छोटे बच्चों को रस्तों में गोलियां मार। क्या तुम्हें नजर नहीं आता जब तुम ड्रोन बॉम्ब फेंकते हो हमारे प्लेग्राउंड्स पे, हमारे बच्चों के स्कूल पे, हमारे बच्चों के खेलते हुए बच्चों को, 1 साल के, 2 साल के, 6 महीने के बच्चों को भी इन्होंने मारा है। तो ये बातें वो है कि आज मेजोरिटी पश्तून ने इसको ब्लैक डे करार दिया है और हमने लिखा है इसके ऊपर कि द व्हाइट मास्टर्स चेंज इन द ब्लैक मास्टर ऑन दिस डे। हमारा मुल्क जो है, कभी कहते तुम हिंदुस्तान का हिस्सा थे और हम आजादी में, हमने कहा हम गुलाम थे ब्रिटिश के, लेकिन हम अफगानिस्तान का हिस्सा थे। ये आपके पढ़े लिखे हिंदुस्तान के लोग भी आपको बताएंगे। मतलब लोग इतने जाहिल है इस सूबे के कि इनको ना तारीख का पता है, ना ये तारीख मानते हैं, ना हकायक का पता है, और ये हमारे खिलाफ नैरेटिव कैसे बनाते हैं। ये कहते हैं कि हम इनके घरों पे बॉम्ब इसलिए फेंकते हैं कि ये पनाह देते हैं खवारिज को। आप सुने, पश्तून इतने गैरतमंद लोग हैं, छोड़ें आप मर्दों को, मुझे ले ले, मैं किसी गैर मर्द को अपने घर में छोड़ सकती हूँ, चाहे वो पश्तून भी हो। पश्तून मर जाएगा लेकिन वो ये काम नहीं करेगा। ये हमारे कल्चर पे अटैक है, ये हमारे हिस्ट्री और हमारे इक़दार और हमारी शनाख्त पे अटैक है कि तुम हमें मारते भी और इतनी गंदी बयानियां भी देते हो। मैंने कहा ये काम आप लोगों के अपने मुफादात के लिए किसी को भी अपने घर में बैठा सकते हो, ये हमारा काम नहीं है। तुम लोगों को न शर्म है, न हया है, न इंसानियत है, कोई चीज तो होनी चाहिए। इंसान का किरदार झूठ भी बोले तो उस पर कायम रहे, तुम्हारा कोई किरदार नहीं है। तारीखी हवाले से भी तुम पस किरदार हो, तुम हाल में भी पस किरदार हो। तुम पश्तून को घुमा नहीं सकते। पश्तून कल माजी में भी स्टेक होल्डर था इस रीजन का, आज भी है और कल भी रहेगा। वो कल उठेगा, वो अपने आप आइडेंटिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि कोई पश्तून कौम या कोई भी कौम, उसको कत्लेआम से तुम खत्म नहीं कर सकते। जब उनमें बेदारी पैदा हो जाए, वो अपना हिसाब भी लेते हैं और अपनी आजादी भी हासिल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील से बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारियां आपने दी हैं, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे एक साथ ब्रेकिंग न्यूज भी है जी। समर तूर साहब ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं। ठहरे मैं हाँ जी, बताएं जी क्या है ब्रेकिंग न्यूज। आसिफ मुनीर जी ने खुद को हिलाले जुर्रत अवार्ड किया है, मुबारक हो। आज उन्हें मिला है। हाँ, हिलाले जुर्रत, आई थिंक कोई अवार्ड है, तो वो हाँ, जुर्रत उनको मिला है। करेज, लाले जुर्रत यानी करेज, करेज का अवार्ड दिया। तो जुर्रत तो हाँ। है ना उस बंदे की, झूठ बोलने की जुर्रत, इस्लाम को गलत तरीके से बयान करने की जुर्रत, 2 दफा अमेरिका जाने की जुर्रत, ये सारी जुर्रतें हैं ना उसकी, तो ठीक ही दी है। वो जो मर्जी दे सकते हैं, जिसको मर्जी दे। एंडी खान साहब बड़ी देर से हमारे साथ खामोशी से सुन रहे हैं। पाकिस्तान किसकी यकी है? ये जो शुमाइला पख्तून है, इन्होंने तो कहा कि ये अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर ये मुल्क बनाया है। तो पहला तो इन्होंने आइडेंटिफाई कुछ ना कुछ तो किया है। तो आपसे के सामने यही सवाल रखते हैं बड़े अदब से। डॉक्टर साहब, अब इसका जवाब मैं आपको एक जुमले में ये दूं कि पाकिस्तान किसकी यकी है? सारे ये यकी सारे रल के कीती है। या यस, इससे बेहतर और क्या जवाब दूं मैं आपको? पाकिस्तान बना नहीं था, बनाया गया था। ये बड़ी सिंपल थ्योरी है, मतलब इसके ऊपर इतने सवालात करने की तो जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक साहब की एक किताब है, पाकिस्तान द गैरजन स्टेट, वो पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान किसने बनाया था। सारे जवाब उस किताब के अंदर मौजूद है, और क्यों बनाया गया था उसकी वजूहत भी उसके अंदर मौजूद हैं। जब जिन्ना साहब से सवाल किया गया कि मुल्क तो आपने बना लिया, इसे मैनेज कैसे करेंगे, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि मेरे एक तरफ कम्युनिज्म है और दूसरी तरफ अमेरिका में मैनेज कर लूंगा। इस एक जुमले के अंदर 1000 मायने हैं, अब जो आपने निकालने निकाल लीजिए। ये बड़ा सिंपल है सर, और पाकिस्तान कोई आज़ाद मुल्क वुल्क नहीं है। 14 अगस्त जो है ना, इट्स जस्ट अ होक्स, सीधी सी बात है। आई डोंट एक्सेप्ट इट, ना मैंने इसको आज तक कभी एक्सेप्ट किया, ना मैं कभी करूंगा। और जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती ना कि 14 अगस्त एक होक्स है या एक मजाक है उनके साथ, वो मुझे चंद नुकात है मेरे, उसका जवाब मुझे देते हैं कि एक वायर आने के ऊपर आप अफगान जिहाद का हिस्सा क्यों बन गए? इस सवाल का जवाब दे दीजिए।
एमल कासी को आपके घर के अंदर घुस के उठा के कैसे ले गए? एक फोन कॉल के ऊपर आफिया सिद्दीकी क्यों हवाले कर दी गई? इसका भी जवाब दे दें मुझे। फिर एक फोन कॉल के ऊपर आपने दोबारा अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग का हिस्सा बनने की हामी क्यों भर ली? इसका भी जवाब दे दें मुझे। और ये अभी कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है कि बिना मांगे बलूचिस्तान के वसाइल के ऊपर, वसाइल देने के ऊपर आमादगी जाहिर कर दी गई। अभी तो मांगे भी नहीं थे अगलों ने, अभी तो डिमांड भी नहीं रखी थी आपके सामने, ये पहले ही मान गए। तो ये कौन सी आज़ादी है? 14 अगस्त सर कोई इतना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। मतलब मेरे मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकल जाएंगे जो लाइव के ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर चंद करोड़ को ये लगता है, चंद करोड़, टोटल 25 करोड़ की बात नहीं मैं कर रहा, चंद करोड़ को ये लगता है कि उन्हें 14 अगस्त को आज़ादी मिली थी, तो वो इस ख्वाब में, ख्वाब गफलत में जीते रहे मेरी भला से। तारीखी हकीकतें अपनी जगह मौजूद रहेंगी, उन्हें ना कोई बदल सकता है, ना कोई बदल रहा है। हाँ, ये जिस चीज़ की शुमाइला बात कर रही थी, इन सारी चीज़ों को देखिए, आपके प्रोग्राम में मैंने एक जुमला कहा था कि दीज आर पंजाब ऑक्यूपाइड स्टेट्स, देयर इज नो सच थिंग एज पाकिस्तान। ये पंजाबी इस्तेमार के ज़ेर तसल्लुत रियासतें हैं, और इस तसल्लुत को कायम रखने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक थ्योरी बनी हुई है, सॉवरेन स्टेट थ्योरी, वो उसको इन्वोक कर लेते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। सिंपल एज दैट। ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करना है, दैट्स द बिगर प्रॉब्लम ना, कि इसे सॉल्व कैसे हाँ, किया जाए। इसकी तरफ आते हैं। और मैं इससे पहले कि आपसे पूछूं, छोटे छोटे जुमलों में प्रदीप जी, सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन की तरफ आए। देखो, ये 70 साल से जो चल रहा है, इसका सोल्यूशन एकदम से तो नहीं आएगा। पाकिस्तान जो है, उसको एक आदत पड़ गई है कि लोगों के किराए का टट्टू बन के लड़ना। और जब तक ये वेस्टर्न की पावर्स को ये नहीं पता लगेगा कि ये एक मिसयूजिंग एटीट्यूड इनका बना हुआ है, यहाँ से पैसे लेके उससे लड़ना, वहां से पैसे लेके इसके लड़ना, अब इनको थोड़ा सा समझ में आया। जो मेरी छोटी बहन बातें कर रही थी, सुष्मिला, मैंने इनका एक आर्टिकल पढ़ा है यहाँ फ्रेंच न्यूज में। उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो पाकिस्तान की फोर्सेस वहां कुछ कर रही हैं, यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि इट इज कमिंग इनटू इन द इंटेंशन ऑफ दीज न्यूज चैनल्स आल्सो, जो कभी कभी किसने पख्तून का नाम ही नहीं लिया, अब वो उनके आर्टिकल लिखते हैं, उसमें बोलते हैं जी वन ऑफ द मोस्ट गस्ट फ्रेंडली कंट्री इन फॉल्क इन द वर्ल्ड, और इनका ब्रेव है, इन्होंने सोवियत के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और अपनी जानें दी हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट में अफगानिस्तान के साथ मिलके नहीं किया है। तो मैं इनके इस जुमले को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट रखूंगा। ये अभी नोटिस में आ रहा है धीरे धीरे। तो जब तक ये पॉलिटिकल, तो इसका इलाज कुछ नहीं है। अगर इसका इलाज जो है वो होम ग्राउंड ही होगा। अफगानिस्तान में तालिबान का जो चक्कर चला, उससे थोड़ा सा इनको झटका पड़ा। बलूचिस्तान की बातें अब ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे आ गई हैं डॉक्टर साहब, और ये धीरे धीरे इन लोगों को पता लग रहा है कि ये जेनोसाइड्स है और ये क्रिमिनल वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं। अ, और दूसरा, मैं एज ए बॉर्न इन इंडिया, न्यू दिल्ली, पंजाबी होते हुए ये भी बोलूंगा कि इंडिया का थोड़ा सा रोल इसके अंदर ज्यादा होना चाहिए। बैकग्राउंड में वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करूंगा। मेजर साहब ज़्यादा बता सकते हैं कि कैसे ये टैक्टिक चलती हैं। दैट इज नॉट माय टॉपिक। मैं तो एक साइंटिफिक इंजीनियर हूँ, मैं थोड़ा सा ठीक है, एनालाइज करके आपको बता सकता आपकी जो गुफ्तगू है इससे मैंने कुछ चीजें अखज़ की हैं कि जाहिर है इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा
यानी जिसको हम पाकिस्तानी मकबूजा अफगानिस्तान कहते हैं, अब एंडी खान साहब के बात के बाद हम उसको पंजाबी मकबूजा पाकिस्तान कहेंगे। ये पंजाब का मकबूजा अफगानिस्तान है जिसपे पंजाब का कब्जा है। अच्छा, एनीवे, तो नहीं डॉक्टर साहब, एक मैं उसमें ऐड कर दूं। एंडी साहब ने जो बोला पाकिस्तान पंजाब का, इसमें एक ऑक्यूपेशन और भी आ चुकी है, वो है चाइनीज की। आप वो पंजाबी चाइनीज जो है ना, उसको आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि चाइना का वहां पंजाब पर बहुत चाइना बड़ा हाल चल अलायंस, हाँ, पंजाबी रहा और है। चाइना का अलायंस। पंजाबी चाइनी अच्छा, अलायंस सब रखी है। सोल्यूशन की है कि करिए, कहाँ जाएं, इसको मसले को तो हल करना है ना, मसला तो मौजूद है, उसे कैसे हल किया जाए इसको? सर देखें, जो लोग मसला हल करना चाह रहे हैं वो जेल में बैठे हैं, मतलब कर दिया गया उन्हें जेल में। कोई आवाज उठाना चाहता है, उसे इंजर करके जब वो अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल से गायब कर दिया जाता है, जो बलूचिस्तान में बेसिक चीज है कि हॉस्पिटल्स आर द पिकअप पॉइंट्स एंड डिसअपेयरिंग पॉइंट्स, कि वहां से गायब कर दो हॉस्पिटल से। तो प्रॉब्लम यह है सर कि military should not, the Pakistan military establishment should stay away from politics. इतना ज्यादा हो चुका है। I see a replica of the situation in Myanmar and Pakistan almost similar. फर्क इतना है कि म्यांमार में जनता ने हथियार उठा लिए ताकि वो मिलिट्री रूल निकले। पाकिस्तान में क्या है कि जनता बेबस है। मतलब आप प्राइसेस देखो सर, गेहूं के प्राइस देख लो, चीनी के देख लो, चावल के देख लो, सब्जियों के देख लो, दूध के देख लो, मीट के देख लो, चिकन के देख लो। मतलब अफोर्डेबिलिटी इशू का इतना बड़ा पंगा हुआ है। पेट्रोल पंप पे चले जाओ, कोई गाड़ियां नहीं है सिवाय अमीर लोगों के। मतलब मेरे समझ के परे है कि वहां का आम आदमी कैसे सरवाइव कर रहा है, गॉड ओनली नोस। मतलब रब ਨੂੰ ਹੀ पता है कि हमें कम चला रहे ने। I fail to understand. Fail to understand means you can't suggest a solution. I understand that. मैं यही सवाल जो है एंडी खान साहब से करने से पहले मैं शुमाइला जी से पूछूंगा। हमारे पास अब कितने मिनट रह गए? 12 मिनट है हमारे पास। बहरहाल जी, शुमाइला पख्तून जी, क्या हल है इसका? ये पाकिस्तान जो बन गया है, अब इसका हल क्या है? कैसे निजात हासिल की जाए पाकिस्तान? आप अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। शुमाइला पख्तून, आपको मेरी आवाज आ रही? जी एंडी खान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। क्या हाल है जी? मसला ये है कि अब तो बन गया ना, अब तो बन गया है। हाँ जी, सॉवरेन बन तो स्टेट गया थ्योरी है। भी आ गई है, सॉवरेन स्टेट थ्योरी भी आ गई है। तो अब इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है? इसे सॉल्व इंटरनली सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो समर टूर ने जो बात की ना मेजर साहब ने, कि मिलिट्री हैव टू गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। अब बहुत मुश्किल हो गया है कि हम मिलिट्री को पॉलिटिक्स से पाकिस्तान में निकाल सकें। अब मतलब उस तरह से तो नहीं निकाला जा सकता कि जिस तरह से सिविलाइज कौमें निकलती हैं इस किस्म के प्रॉब्लम से। अब इसको निकालने के लिए यू हैव टू हैव एन आर्म्ड रेजिस्टेंस, उसके बगैर ये नामुमकिन है। और थोड़ा सा जो है वो इन जो मजलूम कौमें हैं इनको मुत्तहिद होने की भी ज़रूरत है। ये जब तक आप सेपरेट ग्रुप्स के अंदर लड़ते रहेंगे, ये करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप उठा के देख किसके लीजिए खिलाफ लड़े? किसके खिलाफ लड़ाई हो? सर, लड़ना तो अब सोल्यूशन अगर है तो वो तो डेमोक्रेसी के अंदर ही है ना। अब लड़ना तो आपने डेमोक्रेसी के लिए है, और किस चीज़ के लिए लड़ेंगे अब आप? नहीं तो डेमोक्रेसी के लिए किसके खिलाफ लड़ेंगे? डेमोक्रेसी तो शब खून या कंट्रोल तो फौज का है। आप कहते हैं फौज के बगैर अब काम नहीं हो सकता। इतनी नहीं वो सर, इन्हें निकालना, मैं कह रहा हूँ इन्हें निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। आप रावलपिंडी कंस्पिरेसी से शुरू कीजिए ना इसको, हाँ जी, बिल्कुल। स्टार्ट फ्रॉम देयर।
कहां से इंटरवेंशन चली आ रही है? रावलपिंडी कंस्पिरेसी से अगर आप इसको शुरू करें एंड ब्रिंग इट डाउन टू आसिम मुनीर, मतलब ये तो अब बहुत गहरी जड़ें हैं इनकी। ये दरख्त इतने आराम से तो नहीं उखड़ेगा ना कि अब आप इसको जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए उखाड़ेंगे। ये नहीं उखड़ सकता। इट हैव टू बी एन आर्म्ड रेजिस्टेंस, बट इट हैव टू बी अ कलेक्टिव आर्म्ड रेजिस्टेंस, नॉट इन सेपरेट ग्रुप्स। ये बात मैं काफी अरसे से कहता चला आ रहा हूं कि जब तक ये सारी मजलूम कौमें मुत्तहिद होके नहीं लड़ेंगी, ये कोई जंग नहीं जीत सकते। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपने बात की है। शुमाला पख्तून जी, आप हमारे साथ हैं? अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। तो आप सबकी दोस्तों की इजाजत हो तो मैं इसको अब थोड़ा सा सम अप करूंगा आज के प्रोग्राम को। नाजरीन, इस वक्त जो हालात बाजोड़ में या वजीरिस्तान में चल रहे हैं वो हालात जंगी हालात हैं। एक फौज ने अपनी ही आबादी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया है और इसको वॉर जोन डिक्लेयर किया जाना चाहिए मेरे मुताबिक, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फौरी तौर के ऊपर जो है नेबरिंग कंट्रीज जो है हमसाया ममालिक, उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस कत्लेआम को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये मैसेकर हो रहा है वहां पे। ये कोई ऐसे नहीं हो रहा कि चौकियां लगी हैं और आपकी चेकिंग हो रही है। ये बकायदा ऑपरेशन हो रहा है। और कल मैंने ये जिक्र किया था कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये सुबह दोपहर, हम डॉक्टर थे ना तो हम कहते थे हाँ जी ये दवाई आपने सुबह दोपहर शाम खानी है, ठीक है ना। यहाँ जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन सुबह दोपहर शाम रात सहर सुबह, यानी 24 घंटे का साइकिल है। ये नॉन स्टॉप ऑपरेशन है, हर जगह पे ऑपरेशन हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। बल्कि उनके फौजी जो है वो थक गए हैं, उनको वो टायर्डनेस आ रही है उनमें, और नई ट्रूप्स लेके भेजे जा रहे हैं क्योंकि 24 आवर का साइकिल है। यही बलूचिस्तान में हो रहा है, 24 आवर ऑपरेशंस चल रहे हैं वहां पे भी नॉन स्टॉप। तो अगर इसमें पश्तूनों का जो कत्लेआम हो रहा है और अगर हम यही ले लें जो सोवरन स्टेट थ्योरी की बात करते हैं हमारे एंडी खान साहब ने की है, और हम ये तस्लीम करें कि अफगानिस्तान जो है वो ये सो कॉल्ड खैबर पख्तूनख्वा जो है ये पंजाबी ऑक्युपाइड अफगानिस्तान है, तो फिर अफगानिस्तान के जो मकबूजा लोग हैं उनके ऊपर पंजाबी फौज जो कत्लेआम कर रही है। तो ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट्स में जरूर इसके ऊपर आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या फिर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून हैं वो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं इस वक्त काबुल पे जिनकी हुकूमत है उनको खैबर पख्तूनख्वा पे आके पाकिस्तानी फौज से इनकी जान छुड़ाने का मुतालबा करने में या अपील करने में हक बजानिब होंगे। यानी क्या अब नौबत यहां आ रही है कि एक मजबूर और महकूम कौम जो है उसके पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि वो तालिबान को कहे कि आके हमें इस अजाब से बचाओ, क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत दूर है और ईरान नहीं आएगा। देखते रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। आज हमारा बड़े अरसे के बाद लाइव हुआ है। कल फिर हम आपको इंडियन टाइम 7 बजे, पाकिस्तान टाइम 6:30 बजे, यूके टाइम 2:30 बजे दोबारा लाइव जुड़ेंगे और भारत के हवाले से बात होगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।